तो मैं जानता हूँ कि मेरी अनुभव ये कहता है कि 5 मई के दिन जब मैं लाइव आपसे वीडियो डिस्कशन करना करूंगा, पेपर डिस्कशन करूंगा, तो हर बच्चे की जुबान पर सिर्फ एक बात होगा, जा सर जा सर जा सर। और आप देखो कि सारे होने के बाद आपका स्कोर अगर 107 से ऊपर नहीं जाएगा, जिस वजह से सिलेक्शन रुकता है वो नहीं रुकने देंगे। ये वादा है, तुम देख लेना, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। मॉडर्न फिजिक्स में कुछ टॉपिक को हमने पेंडिंग कर दिया था मेरी तबीयत खराब होने की वजह से। आइए उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ड्यूअल नेचर, खास करके सेमीकंडक्टर। ये दोनों सेक्शंस को हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं, कुछ न्यूक्लियर बातें भी करेंगे। तो इस सेक्शन में स्पेशली ड्यूअल नेचर से क्वेश्चंस जो आते हैं, न्यूक्लियर से जो आते हैं और सेमीकंडक्टर से जो प्रॉब्लम आते हैं, इस लेक्चर में हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे जेना डायोड को। जेना डायोड से इस साल क्वेश्चन आने जा रहा है। जेना डायोड के क्वेश्चंस के ट्रिक्स समझाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए बिना कुछ बातें किए हम लोग स्टार्ट करें ड्यूअल नेचर। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्यूअल नेचर के ऊपर में। इसके जो की कॉन्सेप्ट होंगे, सबसे पहले हमें की कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। तो इसके की कॉन्सेप्ट है बच्चों कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है, बच्चों जरा ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कोई बॉडी m मास का था, ये मैटर वेव्स के लिए वैलिड है। कोई बॉडी m मास का है, ये v वेलोसिटी से जाता है, तो बताइए इसका जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके बराबर होता है बच्चों? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो बच्चों मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज h/p। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज h/p, और h इज द प्लैंक कांस्टेंट। मैं छोटे छोटे बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों p²/2m। तो मैं आसानी से कह सकता हूं जहां मोमेंटम है उसके बदले में बस इतना लिख दीजिए, काम चल जाएगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इसी रिलेशन को देखो थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखता हूं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इज h/√m में 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बहुत ध्यान समझिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज h/√m में 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको जो बातें समझाने जा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक फार्मूला ये रहा, एक फार्मूला ये रहा आपके सामने। और जैसे कि आप जानते हो कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन होता है बच्चों QV0, वेर V0 इज द पोटेंशियल। यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे। तो जहाँ काइनेटिक एनर्जी का टर्म है, अगर आपको यहाँ पर इसको रिप्लेस ऐसे कर दोगे तो और अच्छा रिलेशन बन जाएगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जवाब दोगे आप कि लैम्डा इज h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के बदले में QV0। तो याद रखें ये सारे फार्मूला काम आने हैं। अभी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, अभी तो की कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं इसके। एक चीज़ हम आपको और बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ को टेम्परेचर से कैसे मतलब होता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ को टेम्परेचर से कैसे मतलब होगा, एक बार जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान देना कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है बच्चों 3/2 kT, वेर K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। तो एक काम कर लो ना, जहाँ काइनेटिक एनर्जी है वहाँ पर ये प्लेस कर दो। तो लैम्डा इज h/√m में 2m इंटू 3/2 kT। ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन नीट को बहुत पसंद आता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? h/√m में 3m kT। अब यहाँ से मुझे एक बात तो समझ में आ गया कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, हमारे सामने में कई रिलेशन सामने आए और इसी रिलेशंस को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। पहला रिलेशन बच्चों ये रहा, दूसरा रिलेशन आपको ये ध्यान रखना है आपको हमेशा के लिए, और तीसरा रिलेशन ये ध्यान रखना है बच्चों, और चौथा रिलेशन आप अगर ये ध्यान रखोगे तो कैसा भी क्वेश्चन डी ब्रोगली के होंगे यूं ही बना दोगे, यूं। बस इतने ही बातें याद रखो। और आपके लिए मैंने छोटा सा पॉइंट्स और लिख रखा है मैंने कि कुछ याद रखो,
कुछ डाटा को अगर तुम याद कर लोगे तो जोड़ घटाव नहीं करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अगर कुछ डाटा आपको याद हो गए तो आपको जोड़ घटाव तो करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे डी ब्रोगली वैलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इसको जरूर याद रखें, ये एंगस्ट्रम में है और ये V वोल्टेज है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ऐसी डी ब्रोगली वैलेंथ ऑफ प्रोटॉन ऐसे याद कर लेना है। डी ब्रोगली वैलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल ये भी याद कर लेना है। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि देखो होता क्या है, बच्चे को ये फार्मूला सारे पता होता है, लेकिन क्या है कि उसको H पुट करे, M पुट करे, ये पुट करे, मतलब बहुत दिक्कत है उसको। तो मैं ऐसे एडवाइस करूंगा कि भाई इसको क्यों ना याद ही कर लें। कुछ ही तो कॉमन है, इलेक्ट्रॉन कॉमन होते हैं, प्रोटॉन कॉमन होते हैं, अल्फा पार्टिकल कॉमन होते हैं, यही 3 तो कॉमन होते हैं। क्यों ना इसको याद कर लें, और वैसे भी अगर इसको याद कर लेंगे तो थोड़ा सॉल्यूशन बनाने में ज़्यादा आसानी रहेगा। अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा, मैंने क्या लिखा कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट ऑफ बोर्स हाइड्रोजन एटम। तो भाई हाइड्रोजन एटम में अगर रिवॉल्व कर रहा होगा तो आप तो जानते हो कि एनुलर मोमेंटम इज NH/2 पाई। तो मैं लिख सकता हूँ MVR इज NH/2 पाई, और आप जानते हो डी ब्रोगली वैलेंथ होता है H/mv। मैं यहाँ से mv का वैल्यू पुट कर दिया NH/2 पाई आर, NH/2 पाई आर, तो बस NH/2 पाई आर पुट कर दिया तो ये रिलेशन सामने आ चुका था। ये सारी बातें हमारे बच्चे को ध्यान रहना चाहिए। अगर डी ब्रोगली क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मैटर वेव से क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो सारी बातें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। गिनती के 5-6 तो पॉइंट्स हैं, क्यों ना इसको याद कर लिया जाए, ये तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये रिजल्ट याद रहेगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बनते ही चले जाएंगे। मैं तो कई केस ऐसे देखा है कि डायरेक्टली रिजल्ट ही पूछ लेता है हमारे एग्जाम वाले, इसको जरूर याद कर लें आप लोग। चलिए कुछ क्वेश्चंस किस दौर में आए और शुरुआत करें। अब बिना कुछ सोचे समझे हम क्वेश्चन करते हैं, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे और फुल एंजॉय करेंगे। तो क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन और डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन, इलेक्ट्रॉन, हीलियम आयन, और क्या बोला गया, और प्रोटॉन आर हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी। अच्छी बात भाई, सबके पास काइनेटिक एनर्जी सेम है, सबके काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो बोला क्या गया, द रिलेशन बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव डी ब्रोगली वेवलेंथ आर। आप तो जानते हो कि लैम्डा इज H/अंडर रूट में ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी। जब तुम जानते हो कि सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, ये सारे कांस्टेंट टर्म हो गए। फिर तो सीधा सीधा बात कर लो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास सबसे ज्यादा, जिसका मास सबसे ज्यादा, डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम। फिर से सुनो, जिसका मास सबसे ज्यादा, डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम। तो तुम तो जानते हो कि सबसे बड़ा मास होगा हीलियम आयन का, अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल को ही तो हीलियम आयन कहते हो। तो सबसे बड़ा मास होगा हीलियम आयन का बच्चों। उसके बाद किसका नंबर आएगा, प्रोटॉन का। उसके बाद किसका नंबर आएगा, किसका नंबर आएगा, इलेक्ट्रॉन का। तो भाई इसका जस्ट उल्टा बात कर लेना, मास का ये ऑर्डर होता है तो इसका जस्ट ऑर्डर उल्टा जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो इसका आंसर होगा 4th पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया था मैंने, सिंपल सा बात था, यहाँ लिखा हुआ था कि भाई जब सबके काइनेटिक एनर्जी सेम थे, जब सबके काइनेटिक एनर्जी सेम थे तो फिर हमें देखना होगा जिसका मास ज्यादा, डी ब्रोगली वेवलेंथ कम। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बिना सोचे समझे। क्योंकि देखो मैं ये चाहता तो ये लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता था, थोड़ा तबीयत मेरा डाउन था मैं मानता हूँ, लेकिन चूंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे फॉर्मेलिटी ना करें, इसीलिए मैंने इन टॉपिक को अलग कर दिया था वहाँ से। चलो बिना बातें कर आगे बढ़े। तो चलिए क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स आर इक्वल। तो भाई आप तो जानते हो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता क्या है बच्चों, लैम्डा इक्वल टू H/mv। जब डी ब्रोगली वेवलेंथ दोनों का इक्वल है, मतलब मैं कहता हूं प्रोटॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा H/mp/Vp। ओहो हो, और अल्फा पार्टिकल लैम्डा अल्फा H/m अल्फा V अल्फा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो बोला क्या गया कि दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल है। अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल है तो फटाफट उड़ा दो,
उड़ा दो उड़ मत जाना, डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल था, मतलब ये दोनों सेम था, ये दोनों भी सेम है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं क्या कहूँगा कि 1 इक्वल टू बच्चों एम अल्फा वी अल्फा डिवाइडेड बाय एम पी वी पी। तो हमसे पूछा किसका रेशियो गया, तो रेशियो ऑफ बच्चों प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो वीपी बाय वी अल्फा का रेशियो पूछा गया, इसका वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया। तो क्या जवाब दोगे, एम अल्फा बाय एम पी। आप तो जानते हो कि अगर प्रोटॉन का जो भी मास होता है उसका 4 गुना अल्फा पार्टिकल का मास होता है। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि ये तो हीलियम आयन है, अगर इसका मास m होगा तो उसका मास 4m होगा। ओ हो, तो ये होगा 4m और ये होगा m यू। तो Vp बाई वी अल्फा इज 4। बस इसका कौन सा आंसर होगा, सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आने लगा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। क्या कहना चाह रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। बहुत बढ़िया भाई, कोई बात नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया हमें। आफ्टर दिस देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ्स आर लैम्डा अल्फा एंड लैम्डा पी। तो भाई हमें लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है बच्चों। तो मैं कुछ ऐसा क्यों ना सोच लेता हूं कि भाई इसको करने के लिए देखो एक बात बताता हूं। यहाँ जैसे ही मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया तो हम एक काम कर लेते हैं, हमारे पास कई फॉर्मेट दिया गया था, हम स्टार्टिंग में ही आपको कई सारे फॉर्मेट दिखाए थे। अब आप देख सकते हो क्यों ना मैं इस फॉर्मेट को यूज़ कर लूँ, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला फॉर्मेट यही तो है। तो जैसे ही मैं इस फॉर्मेट को यूज़ करूँगा बच्चों, जैसे इस फॉर्मेट को यूज़ करूँगा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि लैम्डा इज h बाई अंडर रूट में ट्वाइस m इंटू क्यू वी नॉट। बस हो गया, इतना ही काम करना था। लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा, लैम्डा पी इज h ओवर अंडर रूट में ट्वाइस प्रोटॉन का मास होगा, मान लो m, प्रोटॉन का मास कितना होता है m, चार्ज कितना होता है e, और इसका जो मतलब पोटेंशियल दे रखा है वो दे रखा है 200। और अल्फा पार्टिकल का क्या बोलोगे बच्चों, h बाई अंडर रूट में ट्वाइस m। अच्छा, m नहीं लिख रहा है, ध्यान देना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल में हम क्या लिखने वाले हैं, जरा सोचिए। अल्फा पार्टिकल में हम क्या लिखेंगे, अगर प्रोटॉन का मास m है तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m हो जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ 4m। अच्छा, एक बात और सुन लो, अगर प्रोटॉन का चार्ज E है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2E होगा, क्योंकि ये तो हीलियम आयन है, हीलियम 2+ होता है बच्चों। तो मैं इसका चार्ज भी रख दूंगा 2E इंटू कितना पोटेंशियल इसको भी दिया था हमने 200। बस सॉल्व कर दो और उड़ा दो, उड़ जाओ या उड़ा दो भाई, क्या करना। देखो H उड़ गया, 2 गया, M गया, E गया। ऐसे काटना ठीक नहीं था, लेकिन चलो कोई कौन देख रहा है। तो भाई सीधा सीधा बात कर लो, लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा इज, अब देख सकते हो आप यहाँ से ये सारे टर्म तो उड़ गया और ये पूरे टर्म ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा √8। 4 दूनी 8 बच गया बस, मतलब हो गया 2√2, मतलब √8 का मतलब कितना हो गया, लगभग 3 के आसपास, नहीं लगभग 3 के आसपास। यस, फोर्थ पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या हमारे बच्चे कर लेंगे, बोलिए, क्या हमारे बच्चे कर लेंगे? मैं तो चाहता हूँ बच्चों कि वीडियो के बाद आपको फुल जोश में आ जाओ, क्योंकि आपने तो देखा, मैंने थंबनेल ही रखा हुआ था कि आपको 40 नंबर के क्वेश्चंस, 40 नंबर सीधा इंक्रीमेंट होगा इस वीडियो के बाद। हम भरोसा रखें आपसे कि आप 40 नंबर इससे तो जरूर इंक्रीमेंट कर दोगे। बस इतना ध्यान रखना, कई लोग हमें ये सोच रहा होगा कि जासिर आखिर क्या बताते हैं कि हर साल यही चीज़ें पूछ लेता है। मेरे बच्चे, अनुभव एक दिन में नहीं हुआ, 20 साल मैंने पढ़ाया तब जाकर के इतनी अनुभव हुआ। ये एक दिन की बात नहीं होता बच्चों, पूरे दिन पूरी रात लगे रहते हैं बच्चों के साथ, तब जाकर के इतनी अनुभव बढ़ता है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे अनुभव बच्चे के साथ हमेशा अपना अनुभव शेयर कर सकूं। चाहे भी है, बच्चे बहुत प्यार देते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे बच्चों में देखा है बच्चों जो 30 नंबर स्कोर करके आते हैं बच्चे, और उसका भी 150, 160, 165, 70 तक जा रहा है। करंटली बता रहा हूँ, करंटली कई ऐसे बच्चों को देखा है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो
फिजिक्स में पूरे फुल के फुल स्कोर भी ले आए। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि कोई भी बच्चे इंडिया में फिजिक्स की वजह से उसका नहीं रुके। मैं जानता हूं कि सिलेक्शन फिजिक्स नहीं दे सकता, इतनी औकात नहीं है हमें, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हम 180 में 180 करवा सकते हैं, इतनी तो औकात है बस। इससे ज्यादा हमारी कोई औकात नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन हम कैसे दे सकते हैं बच्चों। 180 सिलेक्शन तो नहीं होने जा रहा है आपका, लेकिन हाँ जिस वजह से सिलेक्शन रुकता है वो नहीं रुकने देंगे, ये वादा है। तुम देख लेना, मैं ओपनली बोल रहा हूँ पूरे, कि तुम जैसे ये पूरे लेक्चर खत्म होगा, ये सीरीज खत्म होगा, तुम देखना सीरीज के बाद मैं 4 आपको प्रैक्टिस टेस्ट को वीडियो लाइव करवाऊंगा, और आप देखो कि सारे होने के बाद आपका स्कोर अगर 160 से ऊपर नहीं जाएगा और 5 मई को अगर इसी में से सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली या सिमिलर डाटा चेंज करके नहीं आया हो तो मेरे को बताना, जरूर बताना मेरे को कि जहाँ सर आप गलत कर रहे थे। देखो मैं तो सीधा बोलता हूँ, मैं तो सिर्फ अपना अनुभव शेयर करता हूँ आपसे। खैर बातें करने के लिए बहुत समय बचा हुआ है, आपके पास टाइम उतना है नहीं हमसे बातें सुनने का। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्या कहना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हेन एक्सेलरेटेड बाय ए वोल्टेज ऑफ 20 किलोवोल्ट। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ भी हमें वोल्टेज दे दिया, तो भाई हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप बताओ। लेमडा इज h ओवर अंडर रूट में ट्वाइस m इंटू EV0। अच्छा एक बात बताए आपको, एक बात बताए, सुनिए ध्यान से, आप इतना दिमाग ना लगाओ, ये तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक बच्चा डायरेक्टली इस फार्मूला को यूज़ करेगा, यहाँ देखो मैं इसके लिए फार्मूला दे रखा था कि इलेक्ट्रॉन का जो वोल्टेज है, इलेक्ट्रॉन का जो होता है अंडर रूट में 150/V, आप डायरेक्टली इससे भी कर सकते थे। खैर कोई बात नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नाम लिया था इसने। इलेक्ट्रॉन बीम यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सेलरेटेड बाय 20 किलोवोल्ट। ठीक है, मास भी सेम है, EV सेम है, 2 सेम है, H सेम है, तो चेंज किसको किया है, V को। तो मैं लिख सकता हूँ कि पहले जो डी ब्रोगली वेवलेंथ था वो लैम्डा नॉट था, तो ये था, ये कितना था, H ओवर अंडर रूट में ट्वाइस m E, और V0 कितना था बच्चों, 20। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसने बोला क्या गया, इफ द वोल्टेज इंक्रीज टू 40 किलोवोल्ट, भाई सीधा सीधा बात कर लो। तो अब इसका जो अगर वोल्टेज को मैंने 40 किलोवोल्ट कर दिया, तो सीधा सीधा बात कर लो, बाकी चीज़ तो मैंने चेंज कुछ किया ही नहीं, बस इसको 40 कर दिया है भाई, तो सीधा सीधा बात कर लो, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम जिसको डिवाइड कर दें, H से H कैंसिल, 2M से 2M कैंसिल, E से E कैंसिल, तो सीधा सीधा बात कर लो क्या आया डाटा। लैम्डा नॉट बाय लैम्डा इज अंडर रूट में 40/20, क्योंकि 40 ऊपर जाएगा 20 नीचे आ जाएगा बच्चों, सीधी सीधी बात, हो गया कहानी ख़त्म। तो ये हो गया 2, तो लैम्डा क्या हो गया बच्चों, लैम्डा क्या हो गया बच्चों, लैम्डा नॉट बाय √2। है कोई ऑप्शन, चेक करो, यस है ना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है बच्चों, और हम उम्मीद करें आपसे, जरूर उम्मीद करेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको करना तो पड़ेगा, नहीं करे काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा यार, बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। तो मैं जानता हूँ कि मेरी अनुभव ये कहता है कि 5 मई के दिन जब मैं लाइव आपसे वीडियो डिस्कशन करूँगा, पेपर डिस्कशन करूँगा, तो हर बच्चे की जुबान पर सिर्फ एक बात होगा, जा सर जा सर जा सर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या कहना चाहता है बच्चों, यहाँ सिंपल सा बात कहना चाहता है कि द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय द सेम पोटेंशियल इज 1/√m। अच्छा जी, अब यहाँ पर तुम खुद देखो, पोटेंशियल सेम है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता क्या है, H ओवर अंडर रूट में ट्वाइस m इंटू QV0। सीधा सीधा बात यहीं से हो गया। डी ब्रोगली वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल का आप क्या बोलोगे बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल का आप क्या बोलने वाले हो, तो आपका जवाब होगा H ओवर अल्फा नाम लिया ना, यस, अल्फा का हो जाएगा ट्वाइस इंटू m। m क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4m, इंटू चार्ज कितना होगा 2e, और यहाँ पर वोल्टेज सेम दे दिया, सेम मतलब सेम पोटेंशियल, मान लो इसका वोल्टेज V0 है, और प्रोटॉन का भी सेम कहानी बोला बच्चों, बस यही अभी क्वेश्चन तो किए भी थे, ट्वाइस इंटू m इंटू E, क्योंकि प्रोटॉन का ये कहानी होगा मास m चार्ज E इंटू V0, वोल्टेज भी सेम दे दिया। दोनों को जैसे ही डिवाइड करोगे बच्चों, जैसे ही डिवाइड करोगे, H से H कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, M से M कैंसिल, E से E कैंसिल, हो
तो भैया क्या हुआ, लेमडा अल्फा बाय लेमडा पी इज 1/√8। अब भाई देखो यहाँ क्या बोला कि जो m है वो m किसके बराबर हो गया, तब का जवाब होगा कि दिस m इज 8। बस 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 बात खत्म, m का वैल्यू हो गया 8, यहाँ से कंपेयर कर दिया मैंने, बस बात खत्म। नेक्स्ट चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों, फिर देखते हैं क्या कहना चाहता है। थोड़ा स्पीड चल रहा हूं मैं मानता हूं, क्योंकि स्पीड नहीं चलूंगा बच्चे। अभी कमेंट्स आते हैं सर स्लो मत करो, क्योंकि हमारे कैरियर का सवाल है। यस, हमारे बच्चे कैरियर की सवाल है, हम स्लो नहीं चलेंगे, बिल्कुल सुपर फास्ट। चलो, कैन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V1 हैज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ। अच्छा ये V है, चलो कोई नहीं, हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा। ओके, when the potential is changed to V2, its de Broglie wavelength is increased by 50%। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रॉन का है तो यही से कर दो ना, लेमडा। इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो यार, अंडर रूट में V0 था, बस इतना ही था ना, याद करो कितना ही था। अरे h बाय अंडर रूट में ट्वाइस m इंटू EV0, सारा चीज़ तो सेम ही था, तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V0 कर दो, सीधा सीधा बात कर लो, क्यों दिमाग लगाओ इतना। तो कह रहे लेमडा 1/λ2 इज V0 2/V0 1 बस। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ था लैम्डा, बहुत अच्छी बात भाई, और अब डी ब्रोगली वेवलेंथ को 50% बढ़ा दिया। तो मैं अब क्या हो गया 3λ/2, क्योंकि पहले लैम्डा तो अब 50% और बढ़ा दिया, तो लैम्डा प्लस लैम्डा का 50% मतलब 3λ/2, लैम्डा प्लस लैम्डा का 50% मतलब क्या कहोगे, लैम्डा प्लस λ/2 इज 3λ/2, तो 3λ/2, बस बात खत्म, इज इक्वल टू V0 2/V0 1। ये से ये कैंसिल, तो बच्चों क्या हो गया, स्क्वायरिंग कर दीजिए इसको, तो V0 2/V0 1 इज 4/9। तो हमसे पूछा क्या गया उल्टा, इसका जस्ट उल्टा, मतलब V1/V2 पूछ रहा है बच्चों, हमसे V1/V2 पूछ रहा है बच्चों। तो V1/V2 क्या लिखोगे, फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी बोलो यार, रुको मत। 9:4, यस 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 यस, यही आंसर है, सेकंड पार्ट, बिल्कुल सही बात। उम्मीद करता हूँ एंजॉय कर रहे होगे मेरे बच्चे, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हो ना, यस। है ही ऐसा क्वेश्चन लॉलीपॉप सा। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, फिर से वही सा ही क्वेश्चन यार, वैसा ही ये तो खुद कर सकते थे यार, क्यों इतना दिमाग लगाओ। मैं सोचो, वीडियो पॉज करो, जल्दी सोचो, फटाफट बताओ क्या कह रहा है। अ प्रोटॉन मूविंग विद 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो प्रोटॉन की वेलोसिटी है, वो दे रखा है c/10, यस, 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड हैज अ सर्टेन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा। इसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ था कितना था, लैम्डा, ओके। और अल्फा पार्टिकल जो है बच्चों, अल्फा पार्टिकल जो है उसके हैविंग सर्टेन काइनेटिक एनर्जी है द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसके पास भी सर्टेन काइनेटिक एनर्जी है और डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है। तो भाई मान लो इसकी वेलोसिटी V2 है, और इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ भी क्या है, देखो क्या कह रहा है, एन अल्फा पार्टिकल हैविंग सर्टेन काइनेटिक एनर्जी है द सेम डी ब्रोगली विद लैम्डा। चलो बहुत बढ़िया, इसका भी डी ब्रोगली सेम है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्या यार क्यों वैसे कर रहे हो, सीधा सीधा बात। लैम्डा इज h/√में ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो हमसे क्या बोला गया बच्चों कि लैम्डा 1, अब ऐसे लिखो, लैम्डा p बाय लैम्डा अल्फा, ठीक है, लैम्डा p बाय लैम्डा अल्फा इज h/2 mp क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास m ले लो, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और प्रोटॉन, यस प्रोटॉन है, डिवाइडेड बाय h/√, में ट्वाइस मास क्या होगा अल्फा पार्टिकल का, तो 4m इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये दोनों सेम कह रहा है, कट, ये कट, ये भी कट, ये भी कट, वैसे निकल गया यार, क्या बातें कर रहे हो, क्या आ गया डाटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा और प्रोटॉन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज 4:1, यस। इस देख लो फटाफट देखो, ये ऊपर जाएगा,
ये ऊपर जाएगा बच्चों, ये ऊपर जाएगा, देख लो कैसे हुआ, ये 1 इक्वल टू ये टर्म ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया, इतना हो गया 4 काइनेटिक एनर्जी अल्फा बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, स्क्वायरिंग कर दिया तो कितना हो गया तुम देख लो, 1 इक्वल टू इतना काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बाय अल्फा पूछा तो वही तो आया 4:1। यस, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो मेरे बच्चे अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो कर दो यार। एक चीज़ तुम लोगों में बहुत कमी है यार, तुम शेयर नहीं करते हो। चलो बिना बातें की आगे बढ़ें। अब यहाँ पर देखो क्या कहना चाह रहा है, द de Broglie wavelength ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ तुम समझो, मैंने अभी अभी लिखवाया था लेमडा इज h/√में 3m/kT लिखवाया था थोड़ी देर पहले, बोलो। तो भाई लेमडा जो होता है बच्चों, वो इन्वर्सली में जाता है, पता है ना आपको। लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो पहले टेम्परेचर कितना था, 300। तो लेमडा 1/λ2 इज T2/T1। यस, T2 कितना है, 600, T1 कितना है, 300। बस सॉल्व कर दो यार, दिक्कत क्या है, क्या आंसर आया, जल्दी बोलो फटाफट। द de Broglie wavelength ऑफ द सेम गैस मॉलिक्यूल्स बिकम्स कितना, जल्दी बोलो, λ1/√2। यस, λ2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, λ1/√2। सिंपल था, ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा क्योंकि हमारे नीट वाले को बहुत पसंद है ये फार्मूला, बहुत पसंद है, बहुत। तो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे को अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, नन्हे मुन्ने क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ de Broglie वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। अरे भैया ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मेरे को पीछे ना छोड़ रहा भाई, हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। ओके, तब ठीक है। लेमडा क्या होता है, h/√में 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो तुम ऐसे समझो, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो जिसका मास ज़्यादा de Broglie वेवलेंथ कम, तो मैं ऐसे बोलता हूँ लेमडा प्रोटॉन बाय लेमडा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अंडर रूट में, जल्दी बोलो, उल्टा कर दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। वी हैव गिवन द क्वेश्चन, मास ऑफ प्रोटॉन इज ये रहा, तो बड़ी आसानी से कह दूंगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गुना 1849। बस सॉल्व कर दो। तो वही हमसे बोला गया de Broglie वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज, तो मैं आंसर दिख गया होगा, ये 184 है। यस, 43 जाएगा ना। ओहो सॉरी, ये 1849 लिखा है ना बच्चे, हम भावनाओं में बह गए थे। 1849 ठीक है, ये 1:43 आएगा, बिल्कुल सही बात। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा बच्चों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये देखो फिर से एक नन्ना क्वेश्चन आया। तो भाई क्या कहते हैं, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल बीच बढ़े, देखो पीछे बढ़ा हुआ यार, देखो प्रोटॉन है फिर अल्फा पार्टिकल दे दिया। एक का वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट है, एक का वोल्टेज 4 वोल्ट है। द रेशियो ऑफ de Broglie वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, देखो प्रोटॉन है, लेमडा इज h/√में 2m इंटू QB0, यही फार्मूला होता है। तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का जो वैल्यू होगा वो क्या क्या बोला गया, जरा देखते चले जाओ। h/, प्रोटॉन का जो मास होगा बच्चों वो m होगा, चार्ज हो जाएगा E, और वोल्टेज इस बार सेम नहीं रहने दिया, इसका वोल्टेज अलग दिया है। प्रोटॉन का 2 वोल्ट है और अल्फा पार्टिकल का बच्चों, ध्यान सुनिएगा, अल्फा पार्टिकल का मास तो हो जाएगा 4m, चार्ज हो जाएगा 2e। ओके, बिल्कुल सही बात, चार्ज हो जाएगा 2e, और यहाँ चार्ज, यहाँ देखो पोटेंशियल भी दे रखा है 4। तो एक छोटा सा काम कर लो, इसको सॉल्व कर दो और आंसर बता दो कितना आएगा। जैसे ही सॉल्व करोगे बच्चों, तो कितना डाटा आएगा, h से h कैंसिल, ये से ये गया, ओके, ये से ये भी गया, तो डाटा क्या मिल गया, ये से ये भी ला दे जाओ। ओके, और भी कोई है, आजा तू भी आजा। यस 16/1 4। उम्मीद करता हूँ समझ में अच्छे से आया है भाई, आया है। कितना आसान क्वेश्चन आया है। ये लो लॉलीपॉप्स। द de Broglie वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज लैम्डा।
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स E/4। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना इलेक्ट्रॉन की ही तो बात कर रहा है और तो किसी की बात कर नहीं रहा है। बस क्या कहोगे बच्चों, क्या कहोगे? एच लैम्डा बराबर एच ओवर अंडर रूट में ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। मास भी सेम, एच भी सेम, दो भी सेम, बस अंतर क्या किया काइनेटिक एनर्जी का। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में क्या चर्चा करोगे, सोच के देखो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ओ हो लैम्डा 1/λ2 इज काइनेटिक एनर्जी 2/काइनेटिक एनर्जी 1। यस, उल्टा, बिल्कुल उल्टा। ओ हो। क्या कहना चाह रहा है? तो पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना था? लैम्डा। अब मुझे पता करना था पहले क्या था, जल्दी सोचो। काइनेटिक एनर्जी था, पहले था ई, कितना था? सोचो कितना था? ई। अच्छा जी, पहले कितना था? ई, अब कितना कर दिया? E/4। E/4 ओ हो 1/2। तो भाई λ2 कितना हो गया? 2 लैम्डा। वाह 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 वाह, क्या बात है, गजब गजब भाई गजब। तो क्या ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हमारे बच्चे छोड़ देंगे? बताओ, कर लोगे ना? चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग सेमीकंडक्टर में एंट्री कर जाएंगे और मस्ती में सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। पूरा ऐसा सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा, ऐसा सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा जो तुमने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। अरे भैया जनरल डाउट के क्वेश्चन को तो यूं बनवाऊंगा, यूं, जिससे लोग खौफ खाता है वो सेकंडों में हमारे बच्चे बनाएंगे। सेकंडों में, मिनट नहीं लगने वाले हैं, चिंता ना करो, बस कूल। क्या बोला मैंने? कूल कूल कूल। चलो देखो एक दो क्वेश्चन और। क्या कहना चाह रहा है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये मैंने नीट से कॉपी कर दिया इस क्वेश्चन को। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल। ये लैम्डा इंसिडेंट हुआ फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे। ओके बच्चों, जिसके पास नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन है, मतलब वर्क फंक्शन को समझो जीरो है। ओ हो। इफ मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो रहा है उसका मास जो है वो m है। अच्छा जी, देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसका कितना होगा? इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा? कोई इशू नहीं है भाई। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता क्या, पहले मुझे ये बताओ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है, अच्छा एक चीज देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h ओवर अंडर रूट में ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी। एक छोटा सा काम यहाँ से करते हैं, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकल सकता है। इस इलेक्ट्रॉन की कितनी काइनेटिक एनर्जी है? एज यू नो, कल ही पढ़ाया था, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज E माइनस वर्क फंक्शन। तो भैया सोचो E क्या हो गया? hc/λ। यस, वर्क फंक्शन है लड्डू, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी आ गया। अरे आया क्या, कितना आया? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आया hc/λ। उठाओ और यहां पर पुट कर दो, तो λ आएगा। एक काम करो, इसको स्क्वायर कर दो, h² ट्वाइस m। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना? hc/λ। ओ हो भैया, लो कर लो बात, पूछ कर रहा था लैम्डा। तो भाई लैम्डा कितना आएगा? ट्वाइस mc λd का स्क्वायर बाय h। है कोई? आजा कोई है? हाँ ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। क्या ये क्वेश्चन लॉलीपॉप है या नहीं? हमारे एग्जाम में बहुत टफ लेवल क्वेश्चन नहीं आने हैं, बिल्कुल लॉलीपॉप सा क्वेश्चन आता है, चिंता ना करो। बस देखो, फटाफट देखो, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, ये वाकई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको जरूर करना चाहिए, जरूर अटेम्प्ट लेना चाहिए बच्चों। अब यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसको समझाने से पहले मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैं मैग्नेटिज्म तो चूंकि आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें मैग्नेटिज्म के एक फंडे आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे को मैग्नेटिज्म के एक फंडे समझ में आए। मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, सुनते जाइएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान दीजिए और मस्ती में समझिए। इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी कोई चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू एंट्री करता है, परपेंडिकुलरली एंट्री करता है, दैट इज मूविंग इन अ सर्कल। ये बात आप जानते हो, इट इज मूविंग इन अ सर्कल हैविंग रेडियस आर, हैविंग रेडियस आर। और ये आर कैसे निकालते थे आपको याद होगा, क्यू बी वी साइन थीटा, क्यू बी वी साइन थीटा, मतलब 90 डिग्री, यहां पर तो 90 डिग्री एंगल आएगा। साइन थीटा, थीटा के बदले में 90 डिग्री पुट कर दो,
इज mv स्क्वायर बाय r। भाई जैसी सर्कुलर बात पर चलेगा तो कहोगे दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया और वो mv स्क्वायर बाय r के बराबर होगा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बात कर लो यार। QBV इज mv स्क्वायर बाय r। ओहो हो, v से v गया तो रेडियस कितना हो गया मेरे बच्चे, mv बाय QB। बस 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 हो गया बस हो गया। बोलो रेडियस हो गया mv बाय QB, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस हो जाएगा mv बाय QB। अब सुनते जाना, इसको मैं थोड़ा सा मैं इसको और लिंक करता हूँ। मैंने ऐसे सोचा कि रेडियस इज, ये तो मोमेंटम है, मोमेंटम को लिख सकता हूँ मैं ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यस यस यस, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो। आओ अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, कितना आसान क्वेश्चन था। कह रहा फोटोन है, एक फोटोन है ऑफ एनर्जी E। अच्छा जी, आजा भाई, एनर्जी E लेकर के आजा। ओहो हो, eject photoelectrons from a metal surface, eject photoelectrons from a metal surface whose work function is W। अब इसके बाद की कहानी सुनो ध्यान से। इसके बाद यहां पर मैग्नेटिक फील्ड था, वही कहानी, और जिसमें ये परपेंडिकुलरली चला गया तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो सबसे पहले हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन लेना होगा। हम तो जानते हैं बच्चों अच्छे से, हम क्या जानते हैं अच्छे से, हम ये जानते हैं अच्छे से बच्चों कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होता है वो होता है E माइनस डब्ल्यू। अच्छी बात है भाई। तो अब ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बदले में E माइनस डब्ल्यू पुट कर सकता हूं, और मैं यहां से रिजल्ट निकाल देता हूं ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय QB। रेडियस का फॉर्मूला होता है ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय QB। तो आप ही मुझे बताओ ना क्या डाटा मिल जाएगा। देन रेडियस इज ट्वाइस m, काइनेटिक एनर्जी के बदले में E माइनस वर्क फंक्शन। कितना वर्क फंक्शन है, W नॉट बाय QB। यस यस यस, आ गया आंसर। अब यहां पर थोड़े से लफड़े हैं, नहीं कोई लफड़े नहीं है यार। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो भाई इसके पास जो एनर्जी होगा, जो चार्ज होगा वो E ले लो, ठीक है, कोई सुनिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। वो चार्ज के बदले में E पुट कर दो, वही आंसर हो गया। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हम इससे आगे डिस्कस कर। अच्छा एक बात और बताता हूँ, मैं इन चैप्टर्स में से कुछ और भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा जब आपके सामने मैं 5 से 7 मॉक टेस्ट रखूंगा जिसके लाइव वीडियो सॉल्यूशन कराऊंगा। उस दिन तो बस मजे ही मजे आएंगे कि मैं क्वेश्चन लिखूंगा, कहूंगा वीडियो पॉज करो आंसर दो। उस दिन वीडियो पॉज वॉज की बात नहीं होगी, तो लाइव की बात होगी, सिर्फ लाइव बात करेंगे। तो कुछ बल रुक जाओ, अभी इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। हमारा 4 वीडियो होने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि मेरा ही मॉक टेस्ट या किसी का भी मॉक टेस्ट अगर तुमसे बनना ना शुरू हो जाए तो मेरे को बताना। बस 4 मेरा मॉक टेस्ट, 4 अभी लेक्चर जो आएंगे, अभी 4 सीरीज जो आ रहे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए का तो लास्ट वीडियो है बच्चों, सेक्शन बी बस कल ही आ जाएगा, सेक्शन बी बस कल ही आने वाला है, और हम शुरू कर देंगे SHM वेव्स थर्मोडायनामिक्स को, और इसको 2 ही लेक्चर में हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, चिंता ना करो, बस हम जो आपसे वादा किए हैं, जो डेट लिख के दिए हैं वैसा ही होगा, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो बच्चे अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट तो हो चुका है, सेमीकंडक्टर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, आराम से मस्ती में समझना है। तो चलो आगे डिस्कस करना स्टार्ट करें सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो चलो देखते हैं क्या कहता है। अब क्या है, देखो 3 ग्रुप्स होते हैं बच्चों, ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15। तो ये तो याद नहीं होगा आपको, बालगेन टकला, चमेली से गीत सुनेगी पब्लिक, नाना पापा आंटी सब बीमार। इसमें क्या होता है, याद करने का ये तरीका था। इसमें क्या होता है कि देखो ग्रुप 14 के 2 एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप 14 के 2 एलिमेंट्स सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही सेमीकंडक्टर की कहानी दिखाएगा। अब देखो सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक की क्या कहानी होता है कि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं। अब जैसे यहाँ पर देखो सामने दिखाई देगा आपको कि जर्मेनियम के पास कैसा है, ये क्या है, देखो जर्मेनियम की कहानी यहाँ पर देखो, ये ट्राइवेलेंट है, ये पेंटावेलेंट है।
तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसकी वैलेंसी क्या है बच्चों? 4। तो ये तो पूरा ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा हुआ है। तो भाई जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो किसी भी टाइप का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही नहीं। तो क्या कहोगे कि भाई किस प्रकार से कंडक्शन होगा? हो ही नहीं सकता था। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 2 तरीका ढूंढा। ऐसे सेमीकंडक्टर कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। एक तरह से वो यूजलेस ही है। दूसरा नाम आता है एक्सट्रिंसिक, जिसके पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक तरीका ढूंढा। मैंने कहा भैया मैं तो डोपिंग करूंगा। क्या करूंगा? डोपिंग। और डोपिंग 2 तरीके से किया जाता है बच्चों, या तो ग्रुप 13 से या ग्रुप 15 से। ऐसे से डोपिंग किया गया जिसकी वैलेंसी 3 हो, ऐसे से डोपिंग किया जिसकी वैलेंसी 5 हो। तो ठीक है, इसको डोपिंग करके हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंडक्शन तो वही करने वाला है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इस जर्मेनियम के जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसमें मैंने क्या किया, डोपिंग किया। किसके साथ डोपिंग किया बच्चों? ध्यान दीजिएगा, किसके साथ डोपिंग किया? ग्रुप 13 के साथ। मान लीजिए गैलियम के साथ मैंने डोपिंग किया। तो थोड़ा ध्यान देना, वो क्या रहा है, इसका वैलेंसी कितना है बच्चों? 3। अब ये खेल आपको समझ में आएगा, अब खेल शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने थोड़ी एनर्जी लेकर के इसमें दे दिया, जिससे कि क्या हुआ कि यहां से एक जर्मेनियम को यहां से हटा दिया। लेट अस अज्यूम ये जर्मेनियम यहां से हट गया। जर्मेनियम के पास वैलेंसी 4 था बच्चों, उसको रिप्लेस किया है गैलियम ने। तो गैलियम के पास तो वैलेंसी, उसके पास कितनी है वैलेंसी? 3 है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जैसे ये यहां एंट्री करेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये यहां एंट्री करेगा, मैं थोड़ा दूसरा पेन ले लेता हूं। ये जैसे ही यहां एंट्री करेगा बच्चों, तुम क्या कहोगे, सर इसकी वैलेंसी तो 3 है, तो इसका तो ऐसे बॉन्ड बनेगा। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, 3 के साथ तो बॉन्ड बनाया, लेकिन चौथा तो है ही नहीं इसके पास। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसके पास देखो, इसके पास तो 4 है ही, तो इसके पास हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बॉन्ड तो कंप्लीट हुआ नहीं बच्चों, क्योंकि इसने तो 3 के साथ बॉन्ड किया, चौथा बॉन्ड कंप्लीट कर नहीं पाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। देख रहे हो सबका। अब इसमें क्या हुआ कि इसके फ्री इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, तब यही हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर की तरह ट्रीट करने लगेगा। समझना ध्यान से, ये एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर की तरह ट्रीट करने लगेगा, क्योंकि इसको इंतजार है कोई इलेक्ट्रॉन आए इसके पास। तो ये कहलाता है होल। पॉजिटिव चार्ज सेंटर को हम लोग आगे जाके क्या बोलेंगे बच्चों? होल। तो इसका मतलब जैसे ही इसमें ग्रुप 13 को एंट्री करवाओगे, गैलियम को एंट्री करवाओगे, बहुत सारे गैलियम दे रहे हो, इसमें होल की संख्याएं ज़्यादा हो जाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्याएं कम हो जाती है। तो इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स हो जाएगा वो होल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पर देखो, अगर मैं ग्रुप 15 को ऐड करता हूँ बच्चों, तो जैसे ही ग्रुप 15 को ऐड करूंगा, तो चलो मैं थोड़ा सा डोपिंग कर दिया, कहीं से मुझे हटाने दो पहले। तो मैंने यहाँ से हटा दिया था बच्चों, यहीं से हटा, चलो यहीं से हटा देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ से हटाया बच्चों, तो इसके बदले में मैंने आर्सेनिक को दे दिया। तो जैसे ही आर्सेनिक आया, अब आर्सेनिक का खेल समझिए, इसकी वैलेंसी 5 है। तो क्या किया कि इसने एक बॉन्ड इससे कर लिया, 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 लेकिन आज भी इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट ही रहेंगे। अब इसमें क्या है कि होल की संख्याएं नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब नेग्लिजिबल है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्याएं हैं, संख्याएं। तो भाई इसमें नेगेटिव चार्ज वाले संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे तरीके से हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखो, 2 तरीके से सेमीकंडक्टर बना। एक बार तो मैंने होल ही होल क्रिएट करवाया, और दूसरी बार मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब करवाया। तो अब देखो, इस तरीके से 2 तरीके से सेमीकंडक्टर बनने जा रहे हैं। पहला नाम लिया पी टाइप, दूसरा नाम लिया एन टाइप। तो पी का मतलब पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव का मतलब होल। तो ये कब हुआ था? ग्रुप 13 वाली कहानी था, इसका नाम था एन टाइप। ये कब हुआ? जब ग्रुप 15 वाले को हमने अटैच किया था, तो ये ऐसी कहानी बन गई थी। मैं ये नहीं कहता कि बस इसमें पॉजिटिव चार्ज ही रहेंगे, नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी कैरियर्स होगा वो कैसा होगा बच्चों? मेजॉरिटी कैरियर्स होल रहेगा। इसमें क्या होगा? मेजॉरिटी कैरियर्स क्या रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होगा? होल होगा। तो याद रखिएगा, 2 तरीके का सेमीकंडक्टर बन चुका है। अब हम इन दोनों सेमीकंडक्टर को मिलाएंगे। जैसे मिलाते हैं बच्चों, जैसे सेमीकंडक्टर को मिलाते हैं बच्चों, तो ये बन जाता है एक डायोड। क्या बन जाता है? सुनिएगा ध्यान से,
ये बन जाता है डायोड। बट थोड़ा स्पीडली पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये की कॉन्सेप्ट है, चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो क्या हो रहा है बच्चों, ये बन जाता है एक डायोड। डायोड का सिंबल ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, डायोड का ये सिंबल होता है, इधर P इधर N, याद रहेगा, ये होता है डायोड का सिंबल। तो ठीक है, अब ये क्या होता है, जब दोनों सेमीकंडक्टर को मैं मिला दूंगा तो क्या कहानी बनेगा, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं, बड़े अच्छे से फील करना। इधर P टाइप सेमीकंडक्टर है, उधर N टाइप सेमीकंडक्टर है। आप ये ध्यान देना कि सिर्फ P टाइप सेमीकंडक्टर में सिर्फ होल ही नहीं है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी कुछ कुछ है। लेकिन N टाइप सेमीकंडक्टर में मैक्सिमम जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन से ही होते हैं। देखो बच्चों, जैसे दोनों को मिलाया तो हुआ क्या है, पूरी कहानी सुनेगा, पूरी कहानी। जैसे यहां पर आया तो देखो, यहां पर तुम देखो, इसके बाउंड्री पर इधर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और उधर है होल। भाई मूव तो करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होल तो मूव करने से रहा, होल नहीं मूव करते, ध्यान रखना। जो दौड़ेगा वो कौन दौड़ेगा भाई, तुम खुद समझदार हो, बताओ कौन दौड़ने वाला है, फ्री इलेक्ट्रॉन दौड़ने वाला है। तो ये होल कहता है कोई आ जा, ये होल क्या कहता है, कोई आ जा और हमें डिफ्यूज कर दे। क्या कहता है, जो सोच के देखो, ये होल इंतजार में बैठा हुआ कि कोई इलेक्ट्रॉन आए और इसको डिफ्यूज कर दे। अब जैसे ही डिफ्यूज करेगा, देखो कैसे, अब ये होल आता है, ये होल तो ऐसे मुंह खोल के बैठा हुआ कि कोई आ और कोई इलेक्ट्रॉन आकर के हमें डिफ्यूज कर दे। अब जैसे ही बाउंड्री पर कोई इलेक्ट्रॉन थे तो उसको डिफ्यूज करना शुरू कर दिया, बस ऐसे डिफ्यूज करना शुरू कर दिया। अब ये जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस होल में आ जाएगा तो बॉन्ड हो जाएगा कंप्लीट। जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल में आएगा तो तुम क्या कहोगे, जो बॉन्ड ब्रेक था वो बॉन्ड हो गया कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। मतलब इतना पोर्शन ये मैं देख रहा हूं कि डिफ्यूज हो गया। समझ में आ रहा है बात है, ये पोर्शन क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। कुछ ऐसा फोटो बन गया बच्चों, क्योंकि अब यहां तक पॉजिटिव चार्ज है, इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन बीच में जो है वो मुझे ना पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, कहानी क्या हो रहा है बच्चों, कि डिफ्यूजन का लेयर बन चुका है, डिफ्यूज हो चुका है। यहाँ पर सारे ऑक्टेट कंप्लीट बैठे पर है। इसका मतलब ये नहीं कि खाली है, पूरी ऑक्टेट कंप्लीट बैठा हुआ है। तो भाई ऐसे इतने जो आप देख रहे हो लेयर, इसको कहते हैं डिप्लेशन लेयर। याद रहेगा क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर। मतलब यहाँ पर सारे बॉन्ड कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। डिप्लेशन लेयर को मैंने यहाँ पर डी से लिखा है, इतना डिप्लेशन लेयर बना दिया। अब आगे कहानी सुनो, पूरी कहानी सुनना, बड़ा मजेदार कहानी है। अब जैसे ही बच्चों, जैसे ही सोच के देखो, जैसे ही, चलो मैं रेड पेन ले लेता हूँ, जैसे ही देखो ये इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, जैसे ऐसे हुआ तो अब कहानी क्या हुआ कि एक पॉजिटिव चार्ज, एक फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया, और अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। तो जिस वजह से एक अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो गया। समझ में आ रहा है बात है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पूरी खेल को सुनिएगा। आप तो जानते हो स्टार्टिंग से, आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्या पढ़ा था जरा सुनिएगा। आपने ये पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो ये बात तो आप जानते हो पहले से। अब पूरी कहानी अब यहाँ सुनना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हुआ बच्चों तो सारे पॉजिटिव चार्ज को इधर धक्का दिया जा रहा है कि ओए इधर चल, सबको इधर धक्का दिया जा रहा है कि तू इधर नहीं आ सकता, इधर रह। और सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगा के उधर रखता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बैरियर बन जाता है। और यहाँ पर तुम तो देख रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई डॉट डी आर, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई डॉट डी आर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सेटअप है और डी वी है, जिस वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, जिसका नाम है पोटेंशियल बैरियर। याद रखना क्या नाम है, पोटेंशियल बैरियर। इससे ज्यादा वोल्टेज मैं अगर बाहर से अप्लाई करूंगा तभी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट कर पाएगा, अदरवाइज कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले ले, देखो ये सिलिकॉन है, मैंने इस सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल दे दिया 0.7। समझना बैरियर पोटेंशियल क्या है, यही है बैरियर पोटेंशियल, यही कि भाई इससे ज्यादा औकात वाला अगर कोई है तो भाई तब तो हम आने देंगे इलेक्ट्रॉन को, अदरवाइज आने नहीं देंगे। तो यहाँ देखो सिलिकॉन 0.7 है और मैं बाहर से एक्सटर्नल लगाया था 10 वोल्ट, है औकात, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करने देगा। अब यहाँ पर देखो इस जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल 0.8 है, लेकिन मैं जो बैटरी लगाया था वो तो 0.5 था। तो क्या कंडक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, क्या करंट आएगा सर्किट में, नहीं आएगा। क्यों,
क्योंकि ये बैरियर पोटेंशियल ने कहा कि भाई हम तो आने नहीं देंगे, तुम्हारी औकात है, तुमसे आगे बढ़ के आ, फिर हम बात करेंगे तुमसे। तो भाई ये देखो, ये 0.5 है और ये विरोध करने वाला 0.8 है, इसका मतलब इसमें करंट नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो समझ में आ ही गया होगा बच्चों। मैं जानता हूँ मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि ये की कॉन्सेप्ट है बच्चे, मैं पहले बता चुका हूँ, इट इज अ की कॉन्सेप्ट ओनली। ये कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि की कॉन्सेप्ट में की कॉन्सेप्ट की तरह ही करवाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखो, इसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश करो। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, बस कुछ ना करो, ऐसे ग्राफ बना तो होगी। अब यहाँ पर दो बातें उठता है कि जब मैं जानता हूँ कि ना इलेक्ट्रॉन्स इधर आ सकता है ना होल तो वैसे भी मूव नहीं करना है, अब तो कंडक्शन बंद हो चुका है, तो मैं यहाँ पर दिमाग लगाता हूँ, मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, उसको कहते हैं बाइसिंग। तो दो तरीके का बाइसिंग था, एक फॉरवर्ड बाइसिंग था, एक रिवर्स बाइसिंग था। तो ध्यान देना, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है और रिवर्स बाइसिंग क्या होता है। अगर मैं कहता हूं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ध्यान देना, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर हाई पोटेंशियल से कनेक्ट है और एन टाइप सेमीकंडक्टर लो पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो थोड़ा ध्यान देना, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर हाई पोटेंशियल से कनेक्ट है और एन टाइप सेमीकंडक्टर लो पोटेंशियल से कनेक्ट है, जिसे कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बाइसिंग। अब यहां पर देखो, ये है हाई पोटेंशियल प्लस टर्मिनल, ये नेगेटिव तो मतलब लो पोटेंशियल, तो ये P है और ये N है। अब होगा कहानी इस तरह से समझने की कोशिश करो। तुम जानते हो कि ये रहा डिप्लेशन लेयर। अब अगर ऐसे हुआ तो अब तो जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, मतलब ऐसे हो जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया बच्चों, तो क्या कहानी होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज पर इधर धक्का दिया जाएगा और इस नेगेटिव चार्ज पर इधर धक्का दिया जाएगा, जिस वजह से डिप्लेशन लेयर छोटा पड़ जाएगा। और आप जानते हो कि जितना ज़्यादा डिप्लेशन लेयर छोटा होगा, बैरियर पोटेंशियल उतना कम हो जाएगा। बैरियर पोटेंशियल जितना कम होगा तो भाई आने की अनुमति उतना दिया जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि करंट ग्रोथ कर जाएगा, तो इस केस में करंट बढ़ जाएगा। लेकिन रिवर्स बायसिंग की कहानी सुन लेना, इसमें मैंने इसका जस्ट उल्टा बात कर लिया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होगा वो लो पोटेंशियल से कनेक्ट होता है और हाई मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर हाई पोटेंशियल से कनेक्ट रहता है। इससे क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान समझिएगा कि अब जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ हो जाएगा, और अगर फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो गया तो तुम क्या कहोगे कि सारे पॉजिटिव चार्ज को इधर धक्का दिया जा रहा है, सारे नेगेटिव चार्ज को इधर धक्का दिया जा रहा है, जिस वजह से बच्चों बैरियर पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। अच्छा जी, क्यों? बिकॉज डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगा। डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा तो बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा। पहले ही औकात नहीं था आने का, अब तो और खुलेआम विरोध कर दिया कि आने नहीं देंगे। और यही कहानी है बच्चों पूरी पीएन जंक्शन की। तो हमारे सिलेबस में जो है बातें किया है वो खास करके पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर में चर्चा किया है, उसी का अगला चीज़ें देखते चले जाएंगे आगे। तो चलो बिना कुछ बातें किए पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, जेना डायोड। जेना डायोड से इस साल क्वेश्चन आने जा रहे हैं, याद रखना, आने जा रहे हैं। और जब जेना डायोड से क्वेश्चन आएगा तो हमारे बच्चे कर लेंगे, बहुत मजा आएगा। तो खैर कोई बात नहीं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पहले इसके ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चंस है, अब बस एंजॉय करिए। कह रहा है कि फॉरवर्ड बाइस। अब देखो फॉरवर्ड बाइस के लिए हमने क्या कहानी बताया था, बताते चले जाओ कि जो देखो इसको कहते हो P और इसे कहते हो N, पता है ना, ध्यान देना। इसे ये मुंह होता है डायोड का, इसे कहते हैं P, इसे कहते हैं N। तो अगर P टाइप सेमीकंडक्टर के पास हाई पोटेंशियल था कनेक्शन में और N टाइप सेमीकंडक्टर लो पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो वो कहलाता है फॉरवर्ड बाइस। तो चेक करो ऐसा कौन सा किसमें है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। नहीं, ये रिवर्स बाइस है। क्यों रिवर्स बाइस है? यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कम है और यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो मैंने क्या बोला, अगर P टाइप ज़्यादा पोटेंशियल से कनेक्ट है तो फॉरवर्ड बाइस है। तो क्या ये है? नहीं, ये -2 है और ये +2 है, बिल्कुल गलत बात है, ये भी रिवर्स बाइस हो जाएगा। अब यहाँ चेक करो, ये 2 है और ये -2, यस करेक्ट। यहाँ हाई पोटेंशियल है +2 और वहाँ लो पोटेंशियल है -2। तो P टाइप हाई से कनेक्ट है, N टाइप लो से कनेक्ट है, तो ये इसका आंसर सही है। अब यहाँ चेक करो, यहाँ तो कोई बात मतलब ही नहीं बनता, इधर -3 इधर -3। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फॉरवर्ड बाइस को हम चेक किए थे। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फॉरवर्ड बाइस। फिर से फॉरवर्ड बाइस पूछा गया बच्चों, इधर 4 इधर 3, आगे सोचना ही नहीं है, यही है, इधर 4 इधर 3, ये हाई है और ये लो है, क्योंकि ये P टाइप है और ये N टाइप है।
पी टाइप अगर हाई से कनेक्ट है तो भाई ऑलरेडी वो फॉरवर्ड बाइस कनेक्शन में होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज रिवर्स बाइस्ड। बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप लोगों ने इतना प्रेशर दे दिया कि मेरे को पीपीटी बनाने का भी टाइम नहीं था, तो मैं हाथ से ही लिख दिया फटाफट, क्योंकि इतना समय दिया नहीं आप लोगों ने। आप लोग इतना ज़्यादा प्रेशर दे देते हो, सर ये भी करवा दो, ये भी करवा दो, ये भी करवा दो। तो मैं थोड़ी जल्दी जल्दी करने की कोशिश के चक्कर में आज पीपीटी नहीं बना करके वैसे ही इसको मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ। चलो क्या कहते हैं, ऑफ द फॉलोइंग डायोड व्हिच वन इज रिवर्स बाइस। कौन सा रिवर्स बाइस है? अब यहाँ पर चेक करो, रिवर्स बाइस में क्या होगा कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, जो एन टाइप होगा, तो पी टाइप लो से कनेक्ट होना चाहिए और एन टाइप हाई से कनेक्ट होना चाहिए। देखो ये पी जो है -5, उधर -12 नहीं, ये तो फॉरवर्ड बाइस है। भाई साहब हमसे रिवर्स बाइस पूछ रहा है, देखो इसको बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं? जीरो। इधर है 5, यस ये रहा, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। इसका अर्थिंग का मतलब होता है जीरो। तो देखो यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, उधर का पोटेंशियल, इधर का पोटेंशियल 5 है, इधर का पोटेंशियल 5 है। तो मैं कह दूंगा कि भाई अगर पी टाइप लो से कनेक्ट है और एन टाइप हाई से कनेक्ट है तो रिवर्स बाइस कहलाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी पार्ट। चलो आगे बढ़ दो। अब आगे क्या कहना चाह रहे क्वेश्चन, बच्चों जरा ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पर बोला गया कि द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। मैं क्यों बोलूं, तुम बताओ। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन इज डायोड इज ड्यू टू। तो विड्थ कब बढ़ता है, तुम बताओ कब बढ़ता है विड्थ? यहाँ पर मैंने करवाया था अभी क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखो। ये डिप्लेशन लेयर का विड्थ कब बढ़ता है? तो ऑफ कोर्स इसका विड्थ कब बढ़ता है? रिवर्स बाइस में। कुछ ना सोचो, सीधा इसका आंसर बोलो, रिवर्स बाइस। क्या बोलोगे? रिवर्स बाइस ओनली। मैं रिवर्स बाइस में क्या होगा? डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या करें, फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा जी, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? होल की संख्या ज्यादा होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है। तो मैं क्या बोलूंगा? होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। और उसमें क्या टेस्ट किया था? मैं ट्राइवेलेंट को टेस्ट किया था, तभी तो ऐसा हुआ था कि होल जरा बढ़ गया था और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रह गया था। तो मैं इसका आंसर बोलूंगा बी पार्ट। होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स और ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। यस, यही आंसर होगा इसका बच्चों। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता था? होल की संख्या ज्यादा होता था, उसमें अटैच क्या करते थे हम? ट्राइवेलेंट। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता था? फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होता था, उसमें डालते क्या थे? पेंटावेलेंट। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो कह रहा है पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। अब देखो जैसे ही टेम्परेचर को बदलोगे तो सब कुछ बदल जाएगा, मतलब सब कुछ बदलेगा, मतलब पूरी वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो ग्राफ है इसके सारे के सारे चीजें बदल जाएंगे। तो इसका सीधा सीधा आंसर बोलो बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूं, कह रहा है द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन। अच्छा जी, बैरियर पोटेंशियल की बात कर रहा है वो, तो बैरियर पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड करेगा तुम बताओ। तुम कहोगे अमाउंट ऑफ डोपिंग। यस, बैरियर पोटेंशियल जो होगा अमाउंट ऑफ डोपिंग पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा और टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। बिल्कुल, ये तीनों पार्ट सही लग रहा है मुझे, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल जो होगा ई को मतलब सबसे है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? ईडी। ई को इन तीनों से मतलब है, ई को सेमीकंडक्टर के मटेरियल से, डोपिंग से भी और टेम्परेचर से भी मतलब होता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है जरा बताओ। तो तुम कहोगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट डाले थे, उसमें क्या हुआ था कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते थे मेजॉरिटी होते थे और होल्स जो होते थे माइनॉरिटी होते थे। चलो एक बार चेक करो कौन सा ऑप्शन में है। होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट। यस, ये रहा, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स। यस, यही आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बिना रोके फटाफट आगे बढ़ो। अच्छा बच्चों, इसको करने के लिए मैं तुम्हें ना एक चीज पहले बताता हूं, थोड़ा ध्यान देना। मैं अगले पेज पर एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं और तब तुम्हें जाकर के ये चीजें समझ में आएगा कि होना क्या है। तुम क्या करोगे, ध्यान दो। ये जो बात बोलने जा रहा हूं अगर तुम ध्यान सुन लोगे तो मजा ही मजा है। ये देखो ध्यान से क्या हो रहा है। तुम्हारे सामने एक डायग्राम दिया, मैंने ये R1 दे दिया, R2 दे दिया। मान लो करंट आई आ रहा था और तुमसे पूछा जाएगा कि करंट इन द पैरेलल ब्रांच। सुनते जाना, वैसे करंट हम आगे पढ़ाने वाला हूँ सेक्शन डी में, तो तुम देखोगे उसमें बहुत सारी चीज पे बात करेंगे। जब भी करंट इन द पैरेलल ब्रांच पूछा जाए तो आपको सिंपल एक काम करना होगा।
अगर मैं I1 पूछूं तो क्या कहोगे? अगर मैं करंट इन द पैरेलल ब्रांच पूछ रहा हूं, इसमें करंट पता करने के लिए बोल रहा हूं, तो इसके सामने वाले ब्रांच को देखो, तो R2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम R1 प्लस R2 इनटू जो करंट बटने के लिए मेन करंट आया था I। बस यही इसका लॉजिक लगाना है हमें। हम फिर बात करेंगे I2 का वैल्यू। हम इसमें करंट निकालने जा रहे हैं, तो इसके सामने वाले को देखो, इसके सामने वाले को देखो, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू द मेन करंट। हो गया, कहानी खत्म। हमें ये लॉजिक लगाना होगा कभी भी करंट इन द पैरेलल ब्रांच निकालने के लिए बोले तो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर R1 विल बी। अब R1 कौन सा है इसमें, मतलब मेन करंट आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बैटरी का ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। आप तो जानते हो, इसे कहते हैं P, इसे कहते हैं N, इसे कहते हैं P, इसे कहते हैं N। बस कुछ मत सोचो और मुझे आंसर दो। मुझे बच्चे बस इतना सा बता दो, ज़्यादा नहीं पूछता मैं, कि ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। तो कहोगे सर ये रिवर्स बायस हो गया। क्यों रिवर्स बायस हो गया? सोच के देखो, क्योंकि ये जो नेगेटिव आप देख रहे हो, ये नेगेटिव P से कनेक्ट है और पॉजिटिव N से कनेक्ट है, तो इसमें तो करंट जाना ही नहीं है, ये तो रिवर्स बायस हो गया। ये तो रिवर्स बायस हो गया, तो इसको एक तरह से कहोगे सर्किट से ही उड़ गया ये। अब जब सर्किट से उड़ गया, इसमें करंट जाना ही नहीं है, इसमें जब करंट जाना ही नहीं है, इसको हटाओ दिमाग से। अब देखो तुम्हारे लिए कितना आसान हो गया। डायोड आइडियल है, तो इसका कोई लॉजिक है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा 2 2 4। कितना हो जाएगा? 4 ओम, क्योंकि दोनों सीरीज में आ गया। तो बताओ करंट कितना होगा? मेन करंट जो इसमें आ रहा होगा, कितना करंट जा रहा होगा? जल्दी बताओ। 10 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, मतलब 2.5 एम्पियर। तो वही बात करना था कि R1 के थ्रू कितना करंट गया था। तो R1 के थ्रू बच्चों कितना करंट गया था? 2.5 एम्पियर। यस, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो जरूर देख लेना कि जो P टाइप सेमीकंडक्टर है वो किससे कनेक्ट है, जो N टाइप सेमीकंडक्टर है वो किससे कनेक्ट है। अगर वो रिवर्स बायस है तो भाई करंट वैसे भी नहीं आना है, उस सर्किट को तोड़ दो, बात खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस और अच्छे करने की कोशिश करेंगे बच्चों। अब के सामने में ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। मतलब इसमें करंट पूछा जा रहा है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्लस है, ये माइनस है। अब मुझे ये बताओ, नेगेटिव इससे कनेक्ट है, ये P टाइप सेमीकंडक्टर है और ये N टाइप सेमीकंडक्टर है। तो तुम देखो, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव N कनेक्ट है और नेगेटिव से P कनेक्ट है, तो ये हो गया रिवर्स बायस। इसमें तो करंट जाना ही नहीं है। अब यहाँ पर सोच लो और मुझे बता दो, फटाफट बता दो, बस कुछ मत सोचो, कि ये प्लस है तो ये P टाइप प्लस से कनेक्ट है, और N टाइप मेरे बच्चे N टाइप बच्चों किससे कनेक्ट है? नेगेटिव से। मतलब ये हो गया फॉरवर्ड बायस। बस इतना ही ध्यान देना है बच्चों कि अगर P टाइप प्लस से कनेक्ट हो और N टाइप नेगेटिव से कनेक्ट हो डायरेक्टली, तो मैं कह दूंगा कि वो रिवर्स बायस की कहानी, फॉरवर्ड बायस की कहानी दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? क्योंकि ये तो कुछ नहीं है, 2 + 4, इसमें तो करंट गया ही नहीं। 2 + 4 6, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया 6। तो बोलो मेन करंट कितना हो गया? 12/6। कुछ ना सोचो, लिखो 2 एम्पियर, बात खत्म। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, आपको डायोड के प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे में फिर से क्वेश्चन आ गया, कह रहा है क्या? द करंट इन द सर्किट विल बी। मतलब फिर से वही करंट पूछ रहा है कि बताओ करंट कितना होगा। तो मैं समझना होगा कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो प्लस से कनेक्ट है ये P टाइप और N से कनेक्ट है, ये नेगेटिव से कनेक्ट है N टाइप। मतलब ये हो गया फॉरवर्ड बायस। कैसा हो गया? फॉरवर्ड बायस। अच्छा, ये कैसा है? रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस? प्लीज चेक। अब कहोगे नेगेटिव से कनेक्ट है पॉजिटिव, तो ये हो गया रिवर्स बायस। अगर रिवर्स बायस तो इसमें करंट जाना ही नहीं है। जब करंट जाना ही नहीं तो बात खत्म करो, फिर तो ऐसे करंट आ गया होगा। तो सीधा बात कर लो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 20 + 30 50। तो बताओ मेन करंट कितना होगा बच्चों? 5/50 है कोई, मतलब 1/10। यस, ये आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा बच्चों। तो इसका अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका इंतजार था इस साल। किस साल? जनरल डायोड के क्वेश्चन आने जा रहे हैं। तो जनरल डायोड क्या होता है? कि स्पेशल पर्पस डायोड है बच्चों। जैसे होता क्या है कि जब बहुत हाई अमाउंट में करंट आता है, बहुत हाई अमाउंट में वोल्टेज बढ़ता है,
तो बड़े बड़े सर्किट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जनरल जो डायोड होते हैं वो बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक नया नया डायोड बनाया जिसका नाम था जेनर डायोड। जेनर डायोड के बारे में पूरी बात सुन लेना। जेनर डायोड का काम क्या होता है कि चाहे कितना भी वोल्टेज आ जाए, कितना भी वोल्टेज आ जाए, अपने क्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होने देगा। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत थी। इसका नाम पड़ा जेनर डायोड। तो देखो ये एक स्पेशल पर्पस डायोड था। इसमें 2-3 बातें याद रखना। ये हेवीली डोप्ड होता है, इसमें बहुत ज्यादा गंदगी फैलाते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा डोपिंग किया होता है, ठीक है। अब मैंने अगला पॉइंट बोला मस्ट बी इन द रिवर्स बाइस। ये रिवर्स बाइस में रहता है, मतलब ये फॉरवर्ड बाइस नहीं होता, ये हमेशा रिवर्स बाइस में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और मैं तीसरा बात बोला कि वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड ऑलवेज कांस्टेंट। तो खैर ये थ्योरी समझ में तब आता है जब चीजें हमें थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है। इसके लिए मैं कुछ न्यूमेरिकल लेता हूँ। जेनर डायोड की पहचान ऐसे होता है बच्चों, ठीक है, ये पहचान होता है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे समझना कि जेनर डायोड है, अगर आपको ऐसे दिखाई दे तो समझना ये नॉर्मल डायोड है। ये नॉर्मल डायोड और जेनर डायोड, थोड़ा स्टाइलिश डायोड होता है जेनर डायोड। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, द करंट थ्रू द जेनर डायोड इज। प्रॉब्लम क्या है कि वही करंट पूछा जाता है जेनर डायोड की। तो इसके एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बताने जा रहा हूं जेनर डायोड का। तो मैं करना क्या होता है, ध्यान दो। स्टेप नंबर 1, वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसके क्रॉस तो वोल्टेज भाई साहब कभी चेंज करना ही मत। दूसरा, हर रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR को यूज करना। बस इतने ही करने से तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला कि ये 120 वोल्ट है। और जेनर डायोड की क्या कहानी है बच्चों, जेनर डायोड की समझने की कोशिश करिएगा। जेनर डायोड की ये कहानी है कि ये हमेशा अपने अक्रॉस वोल्टेज को सेम रखता है। तो अब ये अगर 50 वोल्ट होगा तो ये तो 70 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये चाहे कुछ भी आंधी तूफान आए ये अपने वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा। चाहे कुछ भी कर लो, जितना था उतना ही रहेगा। अब मुझे बताओ कि मेन करंट कितना होगा, जल्दी जल्दी बता दो मेन करंट कितना होगा। तुम कहोगे I = V/R। तो कितना इसके क्रॉस वोल्टेज हो गया, क्योंकि टोटल 120 वोल्ट था, 50 ये ले लिया, 50 ये लेगा जितनी औकात है उतना लेगा। तो भाई बाकी क्या बच्चा, 70/5 मतलब 14, ठीक है, ये 14 आ गया ना बच्चे। और ये मिली में जाएगा, मिली एम्पियर में, क्यों, क्योंकि अब तुम जानते हो ये किलो ओम में है, तो नीचे जा करके मैं मिली में लिख लिया, कोई नहीं। अब यहां पर समझो कि मैं कहता हूं कि इसके क्रॉस वोल्टेज वही मेंटेन रहेगा। तो जो वोल्टेज इसका है वही वोल्टेज इसका भी होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो मैं अगर पूछूं कि इसका करंट कितना होगा I1, तो क्या जवाब दोगे, I1 इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 किलो ओम। तो वही है, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसका भी है। जेनर डायोड के क्रॉस डायरेक्टली कनेक्ट है, मतलब वही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कहोगे 50/10। अब ये 10 भी किलो ओम में है, तो इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर देना, तो 5 मिली एम्पियर बच्चों। अब आप खुद देखो, ये 14 मिली एम्पियर लेके आया था और 5 मिली एम्पियर इधर दे दिया। इसका मतलब जेनर डायोड में कितना चला गया, 9 मिली एम्पियर। यस, कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखना, बस इतना ही काम करना कि जो भी जहां भी जेनर डायोड लगा होगा उसके क्रॉस वोल्टेज कभी चेंज नहीं होने वाला है, चाहे कुछ भी कर लो। तो मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो यहां पर कहानी ऐसा है बच्चों कि यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया कि 9 वोल्ट का बैटरी है, ऐसा ये 200 ओम है। हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि जेनर डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है, जेनर डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है बच्चों, जेनर डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो दे रखा है 5.6, यही तो दे रखा है ना। देखो, तो मैं तो पहले से बोल चुका हूं कि जेनर डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 5.6 ही रहेगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 5.6 ही रहेगा। तो मान लो इसका करंट का नाम था I1, तो क्या कहोगे, I1 का वैल्यू 5.6/800। बहुत अच्छा बात भाई। अब मैं जानता हूं कि टोटल 9 वोल्ट है, 5.6 तो ये ले लिया, तो बचा कितना बच्चों, 3.4। कितना बचा, 3.4। तो इसके क्रॉस जो करंट होगा उसका नाम मैं I रखता हूं बच्चों। तो मैं क्या बोलूंगा, I = क्या लिखोगे, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, 3.4/200 बच्चों। अब तुम जानते हो कि इतना करंट लेके आया था और इतना करंट इसमें दे गया, तो जो बाकी बचा हुआ है वो इसमें जाएगा।
तुम जब चेक कर लेना और बता देना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा, तो ये बात ध्यान रखना कि जेनर डायोड में दो ही बातें होते हैं, तीसरी बातें नहीं होते हैं। कि जहां भी जेनर डायोड लगा होगा उसके क्रॉस वोल्टेज को हमेशा कांस्टेंट रखना, कुछ मत करना, बस इसी पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तुमसे। और हर किसी के क्रॉस V बराबर IR यूज कर लेना, बस बात खत्म। अब देखो मैंने यूज किया डायोड एज अ रेक्टिफायर। अच्छा जी, रेक्टिफायर का काम क्या होता है बच्चों? ये AC को DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये दो तरीके का रेक्टिफायर होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में देखो यहाँ पर सामने रखा हूं, तुम तो जानते हो ट्रांसफार्मर की कहानी है, मैं पढ़ूंगा जब ट्रांसफार्मर समझाऊंगा। तो मान लो पहला हाफ साइकिल में बच्चों ये प्लस था और ये माइनस था। तुम क्या कहोगे, पहले हाफ साइकिल में करंट आ जाएगा क्योंकि ये पी टाइप प्लस से कनेक्ट हो गया तो करंट आ जाएगा। लेकिन अगले हाफ साइकिल में अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो करंट नहीं आएगा। तो तुम क्या देख रहे हो कि AC से DC में कन्वर्ट हो चुका है और फर्स्ट हाफ साइकिल में तो करंट आ रहा है, सेकेंड हाफ साइकिल में करंट नहीं आएगा। तो जो 10% इसका जो लॉस हुआ है वो हीट एनर्जी के तौर पे लॉस हो जाता है। तो इसकी एफिशिएंसी याद रखना, सिर्फ 40% इसकी एफिशिएंसी होता है। और ज़्यादा नहीं पढ़ना है रेक्टिफायर को, क्योंकि आपको बस इंट्रोडक्शन ही पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा इग्नोर ही कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में स्टडी नहीं करवा रहा हूँ, थोड़े की कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा पूछना नहीं। फिर देखो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या कहानी है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में ये कहानी है, देखो पहला हाफ साइकिल मैंने ले लिया, देखो ये पहला हाफ साइकिल है, ये दूसरा हाफ साइकिल है। पहला हाफ साइकिल में अगर हम बात करें प्लस प्लस, तो ये कंडक्शन इससे हो जाएगा। इसमें हम पता करना है कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है लोड रेजिस्टेंस में, तो इसके थ्रू आ जाएगा, इसके थ्रू नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके दिए रिवर्स मैच हो जाएगा। अगले ही पल, अगले ही साइकिल में, अगले ही हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके थ्रू करंट आ जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए दोनों तरीके से करंट आ रहा है। तो ये रहा इनपुट्स और ये रहा आउटपुट, इस तरीके से हम लोग यही चीज़ें होता है। और इसकी एफिशिएंसी जो होगा 80% के आसपास होती है इसकी एफिशिएंसी, ये भी ध्यान रखना। बाकी चीज़ तो इस बार सिलेबस से कट ही कर दिया गया है, इसमें से ट्रांजिस्टर तो पूरा का पूरा उड़ा हुआ है। तो मैं आपको एक छोटा सा काम दूंगा कि आप इसको जरूर करके मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में, क्योंकि इसके बारे में आप मुझे बताना। अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, छोटे से क्लिप बना करके आप ग्रुप में डाल दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो कुछ ही देर बाद एक नया वीडियो भी आपके सामने आएगा, सेक्शन बी, और आप सेक्शन बी को बहुत अच्छे से एंजॉय करना, क्योंकि उसमें SHM वेव और थर्मोडायनेमिक्स को मैं रखा हूँ। SHM वेव और थर्मोडायनेमिक्स को मिला करके मेरे बच्चे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। हमारे बच्चे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब देखो ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स से इतने से ही 13 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के हो चुके हैं। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा 13 क्वेश्चन नहीं काट सकता, कोई किसी की औकात नहीं है काटने का। और ध्यान रखना, मैंने इस बार न्यूक्लियर फिजिक्स को थोड़े ध्यान कम दिया है, कारण मैं जानता हूं कि इसमें सिर्फ मेनली जो टॉपिक था रेडियो एक्टिविटी, उसको तो सिलेबस इस बार कट ही कर दिया गया है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन के ऊपर में टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, उसको प्रैक्टिस वहां पर करा दूंगा ताकि हमारे बच्चे को वो भी समझ में अच्छे से आ जाए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि SHM वेव और थर्मोडायनेमिक्स को अगर आप अच्छे से कर लोगे, जो सेक्शन बी आ रहा है वो सबसे अच्छे से करना, क्योंकि सबसे आसान टॉपिक है। 10 क्वेश्चन के आसपास उसमें से आएंगे। तो सोच के चलो 13 इधर से और 10 इधर से, मतलब 23 क्वेश्चन हो गया। 23 गुना 4 कितना हुआ बच्चों? तुम जोड़ लो कितना हुआ, है ना? 90 से आगे पहुंच गए ना। अब तुम देखते जाओ, जैसे ही सेक्शन सी में आऊंगा और मैकेनिक्स लाऊंगा, आग लगा दूंगा। आग क्यों भाई आग लगाऊंगा? क्योंकि उसमें से 16 क्वेश्चन आने हैं। 16 गुना 4 हो गया, हो तो गया यार 150 नंबर। फालतू में टेंशन लिए जा रहे यार, नहीं टेंशन लेना। हमारे बच्चे टेंशन नहीं लेते, टेंशन लेना ही नहीं है, तरफट जाएगा टेंशन लेने से, कुछ ना होता टेंशन वेंशन। जिंदगी जियो में बंदास, बिल्कुल, बस इतना ध्यान रखना बच्चे। मैंने एक मूवी का एक सॉन्ग सुना था, उसमें लिरिक्स था कि मैं अकेले ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बस इसी के साथ आज क्लास इतना ही, बाय।